जय जोहार एस्पिरेंट्स। वेलकम टू सारथी ट्यूटोरियल्स। मैं हूं ईशान कश्यप और आज देखेंगे हम कलिंग का सोमवंश और आपका कांकेर का सोमवंश। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मैकल और सिरपुर के सोमवंश और आपका पांडुवंश जो कि सेम ही है, ये हमने देख लिया था। अब शुरू करेंगे हम कलिंग और आपका कांकेर का सोमवंश। चूंकि कांकेर का सोमवंश हालांकि मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, लेकिन हम यहाँ पे पूरा आपका सोमवंश पांडुवंश एक स्ट्रेच में खत्म कर देते हैं। ओके, तो छत्तीसगढ़ में सोमवंश पांडुवंश की 4 शाखाएं थी। मैकल का जो शाखा था सबसे पहले 5वीं सेंचुरी में आएगा, फिर सिरपुर का आएगा 6वीं से 7वीं आएगा, फिर आएगा आपका कलिंग का सोमवंश आएगा, ये 9वीं से 11वीं शताब्दी तक शासन करेगा। फिर मध्यकालीन छत्तीसगढ़ में आपका लास्ट आएगा कांकेर का सोमवंश, ये शासन करेगा 12वीं से 14वीं शताब्दी तक। अब हमने मैकल और सिरपुर का सोमवंश पांडुवंश देख लिया है। अब हम शुरू करेंगे हम आपका कलिंग का सोमवंश। अब यहाँ कलिंग में जो वंश आएगा यहाँ पे स्पेसिफिकली सोमवंश ही यूज होगा। हालांकि जो आपके छत्तीसगढ़ के इतिहासकार हैं उन्होंने साफ कहा है कि पांडुवंश और आपका सोमवंश सेम ही है, लेकिन क्या है दोनों में कलिंग के क्षेत्र में शासन करने वाले जो शासक थे, जो वंश थे, उनमें डिफरेंस करने के लिए कलिंग के जो वंश था उसको सोमवंश कहा। साथ ही साथ कलिंग के जो सोमवंश के शासक हुए उन्होंने सोमवंश कहलाना बंद कर दिया, सॉरी सोमवंश नहीं पांडुवंशी कहलाना बंद कर दिया, अपने आप को सोमवंशी कहा। तो कलिंग के वंश को हम कहेंगे सोमवंश। कलिंग के सोमवंश का शासन काल क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको 9th to 11th सेंचुरी तक शासन करेगा आपका कलिंग का सोमवंश। इनका शासन क्षेत्र क्या होगा? ये कलिंग मतलब उड़ीसा, उड़ीसा का इधर मेनलैंड और साथ ही साथ कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया को बोल देते हैं उत्कल। कोस्टल एरिया मतलब आपका समुद्र तटीय जो आपका मैदान एरिया है उसको उत्कल बोल देंगे। उत्कल, कलिंग और साथ ही साथ दक्षिण कोसल में ये तीनों क्षेत्र में शासन करते थे। इसीलिए इस वंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि भी धारण करेंगी। ठीक है, और इस वंश के संस्थापक देखेंगे। एक आपको ये पॉइंट बता रहा हूं मैं पूरे सोमवंश में, पांडु वंश में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका शाखा है वो आपकी सिरपुर की शाखा है। सिरपुर की शाखा को आप बहुत डिटेल में और एक एक पॉइंट आप याद करके चलिए। बाकी जो तीनों है उसमें कुछ कुछ पॉइंट आप छोड़ के याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं तो पढ़ाऊंगा तो आपको सारा कुछ, लेकिन मैंने जो पॉइंट आपको बिल्कुल से याद होने चाहिए वो सारे पॉइंट्स मैंने रेड कलर में मार्क किए हैं। इवन इफ यू डोंट वांट टू कवर ऑल द मतलब टॉपिक इसमें जो कवर नहीं करना चाहेंगे तो जो रेड कलर में मार्क हैं वो तो जरूर से पढ़ लेंगे। बाकी इट्स अप टू यू कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं और कितना याद रखना चाहते हैं। बेसिकली ऐसा है यार कि सब यहाँ पे सब कुछ जानने का एग्जाम नहीं है। यहाँ पे आपको करनी है स्मार्ट स्टडी कि कितना एफर्ट डाल के कितना आपको रिजल्ट मिलता है। तो यू हैव टू बी प्रिसाइज और यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव विद इट कि कितना एफर्ट डाल के कितना रिजल्ट मिल रहा है, आउटकम कितना मिल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आएगा आपका सिरपुर के पांडुवंश से ही, सोमवंश से ही, लेकिन यहाँ से भी कभी कभी बाकी तीनों जो शाखाएं हैं वहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो उसके बारे में ब्रीफली आपको पता होना चाहिए। एक बार पढ़ के चलो, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को बना लोगे क्योंकि एक बार देखे रहोगे। तो शुरू करते हैं। इस आपके कलिंग के सोमवंश के संस्थापक कौन हुए? आपके शिवगुप्त हुए। शिवगुप्त को यहाँ पे संस्थापक कहा गया। इस वंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति या त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण करेंगे। इस वंश के संस्थापक शिवगुप्त को छोड़ के सारे जो शासक मिलेंगे वो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करेंगे। यही त्रिलिंगाधिपति की उपाधि सिरपुर में कौन धारण किए थे? तो महाशिव तिवर देव ने भी ये उपाधि धारण की थी। वहां पे वो एकमात्र थे जिन्होंने त्रिकलिंगाधिपति या त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। और कलिंग का जो सोमवंश है ये पूरा का पूरा आपका त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करेगा, एक्सेप्ट इस वंश के संस्थापक शिवगुप्त को छोड़ करके। ठीक है, यहां पे फिर वही पॉइंट है कि दोनों वंश आपका सोमवंश पांडु वंश सेम ही है। जो कलिंग के जो आपका जो शासक थे इनको
अलग से समझने के लिए इनको सोमवंशी कहा इतिहासकारों ने। साथ ही साथ इस वंश के शासकों ने पांडुवंशी के स्थान पर सोमवंशी कहलाना ज्यादा उचित समझा। बाकी इनकी जो अगर बोलेंगे ये सोमवंशी क्षत्रिय कुल के थे, बाकी सब चीजें आपकी समान ही चलेंगी। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि ये भी सोमवंशी क्षत्रिय थे, चंद्रवंशी या सोमवंशी क्षत्रिय थे। वही पांडु से एसोसिएट करेंगे, वही क्षत्रियों में जो ट्रेट होता है कि सिंह से सूर्य से या तो फिर चंद्रमा से एसोसिएट करना है, तो ये भी चंद्रमा से अपने आप को एसोसिएट करेंगे। ये आपका कलिंग का सोमवंश का पूरा आप वंशावली एक बार देख लेते हैं, फिर एक एक करके जो इंपॉर्टेंट राजा ने जो कार्य किया वो देखते चलेंगे। संस्थापक कौन हो गए? सबसे पहले आपके शिवगुप्त। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि संस्थापक कौन थे। और क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम में यूजली ऐसे पूछ देगा कि कलिंग का जो सोमवंश है उस वंश के कौन कौन से शासक हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, कौन है दे देगा या कौन नहीं है पूछ देगा। तो इवन दो अगर आपको नाम याद है सारे शासकों के, तो भी वहां पे आप मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बना ले जाओगे। तो ये वंशावली पूरी अच्छे से रट लो, बाकी मैं बताता चलूंगा कि कौन से पॉइंट पे आपको ज्यादा जोर देना है। तो पहले संस्थापक आपके कौन हो गए? शिवगुप्त। शिवगुप्त के बाद आएंगे महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय। इस वंश में एक परंपरा रहेगी कि अल्टरनेट में आपके महाभवगुप्त और उसके बाद महाशिवगुप्त चलेगा। ऑलमोस्ट सारे शासक जब इनका जो जन्म नाम होता था वो होता था, साथ ही साथ जब इनका राज्याभिषेक होता था तो राज्याभिषेक के टाइम पे ये एक विभिन्न नाम या तो एक उपाधि के रूप में एक और नाम अपना जोड़ते थे। तो वो महाशिवगुप्त और महाभवगुप्त के रूप में अल्टरनेट इस वंश के शासकों में चलता रहेगा। महाभवगुप्त आपके प्रथम जन्मेजय हुए, इनके 2 पुत्र हुए, ययाति और विचित्रवीर। चूंकि ययाति ज्येष्ठ पुत्र थे तो ययाति शासक बनेंगे। ययाति के बाद आएंगे आपके महाभवगुप्त द्वितीय भीमरथ। भीमरथ के 3 पुत्र हो जाएंगे आपके धर्मरथ, नहुष और इंद्ररथ। इनके बीच सत्ता को लेके संघर्ष चलेगा और फिर इंद्ररथ के बाद से यहाँ पे विचित्रवीर के पुत्र अभिमन्यु से इससे भी संघर्ष चलेगा और अभिमन्यु के पुत्र चंडीहर ययाति अगले शासक बन जाएंगे आपके इंद्ररथ के बाद। चंडीहर ययाति के बाद आपके आएंगे उद्योत केसरी के बाद महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मेजय। इनके भी 2 पुत्र होंगे, पुरंजय और कर्ण। ये पंचम जो आपके महाशिवगुप्त पंचम, 5th कर्ण, ये ही इस वंश के अंतिम शासक होंगे। एक बार फिर से फटाक से देखते हैं। संस्थापक शिवगुप्त हुए, फिर जन्मेजय, फिर उनके 2 पुत्र हुए ययाति और विचित्रवीर। ययाति शासक बने। भीमरथ हुए, भीमरथ के 3 पुत्र हुए, धर्मरथ, नहुष और इंद्ररथ। सत्ता संघर्ष हुआ इंद्ररथ और नहुष में। इंद्ररथ का फिर सत्ता संघर्ष हुआ अभिमन्यु के साथ। परिणाम के रूप में चंडीहर ययाति शासक बने, फिर उद्योत केसरी, फिर चतुर्थ जन्मेजय, फिर पुरंजय और फिर अंतिम कर्ण। ये हो गया इस वंश का वंशावली। अब एक एक करके इस वंश के शासकों को देखते हैं। सबसे पहले संस्थापक हुए आपके शिवगुप्त। शिवगुप्त कलिंग के सोमवंश के संस्थापक हुए। इन्हीं के शासन काल में जो त्रिपुरी में, ध्यान रखिएगा ये रतनपुर नहीं हुआ है, ना ही लहुरी रायपुर हुआ है, त्रिपुरी जबलपुर में जो आपका कलचुरी वंश था उसके शासक जो थे शंकरगढ़ मुग्धतुम पराजित करेंगे, हमला करेंगे। पाली यानी कि कौन सा? आपका कोरबा के क्षेत्र को जीत लेंगे। शिवगुप्त के शासन काल में शंकरगढ़ मुग्धतुम त्रिपुरी के कलचुरी शाखा के शासक हैं, ये पाली क्षेत्र को जीत लेते हैं और पराजित करते हैं शिवगुप्त को। इनके बाद अगले शासक आएंगे महाभवगुप्त जन्मेजय। महाभवगुप्त जन्मेजय बहुत सारी उपाधियां धारण करेंगे और इनके अन्य नाम भी मिलेंगे। इनके कुछ अन्य नाम क्या है? वो है धर्म कंदर्प, ध्यान रखिए, धर्म कंदर्प और स्वभाव तुंग। धर्म कंदर्प और स्वभाव तुंग इनके अन्य नाम मिलेंगे।
अब यहाँ पे रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो कि आपको पॉइंट आपको ये याद होना ही चाहिए। आपके पूरे कलिंग वंश में, कलिंग के सोम वंश में पहले शासक होंगे आपके महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय, जो कि त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करेंगे। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करने के पीछे अगर रीजन ढूंढा जाए तो ये आपके उत्कल, कलिंग और दक्षिण कोसल के 3 क्षेत्रों में शासन करते थे, इसलिए इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। साथ ही साथ इन्होंने जो आपके कलचुरी शासक जो हरा के कुछ क्षेत्र को ले लिए थे, उस क्षेत्र को पुनः विजित कर अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं महाभवगुप्त जन्मेजय। इसके साथ ही साथ ये कोसलेंद्र की उपाधि धारण करेंगे। कोसलेंद्र की उपाधि धारण करने के पीछे कारण ये है, जो महानदी के दक्षिण के क्षेत्र हैं आपका सिरपुर, सारंगढ़ और जो दक्षिण का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को जीत लेते हैं, कोसल के कुछ क्षेत्र को जीत लेते हैं, इसलिए कोसलेंद्र की उपाधि धारण करेंगे। इसके साथ साथ ये और भी उपाधियां धारण करेंगे, जैसे कि परम भट्टारक हो गया आपका, महाराजाधिराज हो गया, परमेश्वर हो गया। एक और इंपॉर्टेंट अगर याद रख सकते हैं वो है आपका सोमकुल तिलक। सोमकुल तिलक की उपाधि धारण करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण उपाधि है इनकी, त्रिकलिंगाधिपति की प्रथम शासक हुए। इनके अन्य नाम मिलेंगे धर्मकंदर्प और आपको मिलेगा स्वभावतुंग, और एक और उपाधि इनको मिल जाएगी आपकी सोमकुल तिलक। इनके आपको 18 से अधिक अभिलेख भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त होंगे। उन अभिलेखों में अधिकांश जो हैं वो ताम्रपत्र के रूप में हैं, कुछ शिलालेख के रूप में है, कुछ स्तंभ लेख के रूप में है, किंतु अधिकांश जो है वो आपके ताम्रपत्र के रूप में है। उसके बाद इनका एक ताम्रपत्र फेमस है, सोनपुर ताम्रपत्र। इसको भी याद रखना चाहें याद रखें। इनकी जो मुद्रा है राजमुद्रा, राजमुद्रा पे आपको लक्ष्मी का अंकन मिलेगा। ओके, अब इनके 2 पुत्र हो जाएंगे, जैसा कि शुरुआत में देखे थे, ययाति और विचित्रवीर। तो पूरे आपके हिंदुओं में एक जो उत्तराधिकार नियम है उसमें ज्येष्ठ पुत्र ही शासक बनता है, तो आपके ययाति अगले शासक बन जाएंगे, महाशिवगुप्त प्रथम ययाति। महाशिवगुप्त प्रथम ययाति पहला काम करेंगे, अपने नाम पे एक नगर का नामकरण करेंगे। एक नगर था विनीतपुर नाम से, विनीतपुर का नाम बदल करके ये अपने नाम पे कर देंगे ययातिपुर। ठीक है। इसके बाद ययाति के बाद जो अगले शासक आएंगे, इन्हीं के ही जो अगले शासक आएंगे वो ही इसी ययातिपुर को अपनी राजधानी बना लेंगे। ययाति प्रथम से आप ध्यान रखिएगा कि इनका एक आपको शिलालेख मिला है, मारन जमूर शिलालेख। ये इंपॉर्टेंट है इनके में। इनके शिलालेख में, एक सेकंड का पॉज लूंगा। ओके, इनके मारंजमूर शिलालेख में साम्राज्य विस्तार वगैरह का उल्लेख मिलता है। साम्राज्य विस्तार किया कहाँ किया था, कैसे कैसे किया था। पहली बात तो ये जो पूरा कलिंग का सोमवंश है, इसका त्रिपुरी का जो कलचुरी राजवंश है, इससे संघर्ष चलता रहेगा। ओके, उसके बाद कालांतर में फिर दक्षिण के जो राज्य हो जाएंगे उनसे संघर्ष चलेगा, और वही इसके जो अंत है, इस साम्राज्य के अंत के कारण भी बनेंगे। तो इनका संघर्ष चल रहा है। तो एक क्षेत्र था डाहल, डाहल में ही एक कलचुरी चेदी युवराज थे दुर्गराज। तो दुर्गराज को ये पराजित करते हैं और डाहल जो क्षेत्र था उसको जला के छिन्न भिन्न कर देते हैं, पूरा तहस नहस कर देते हैं। कौन? आपके महाशिवगुप्त प्रथम ययाति, या तो फिर सीधे बोलो ययाति प्रथम। इसके बाद ये साम्राज्य विस्तार करते हैं, कहाँ? पश्चिम दक्षिण कोसल। इनके साम्राज्य का पूर्वी क्षेत्र क्या है? आपका कलिंग का क्षेत्र है, कलिंग और उत्कल का क्षेत्र है। दक्षिण कोसल का क्षेत्र इनके साम्राज्य का पश्चिम भाग हुआ, तो पश्चिम भाग इनका हो गया पश्चिम दक्षिण कोसल। उसके साथ साथ ये भौमकर और ऑड्र का क्षेत्र भी जीतते हैं, और लगभग पूरे आपके उड़ीसा, पूरे कलिंग के क्षेत्र में ये शासन करते हैं आपके ययाति प्रथम। इसके बाद अगले शासक आते हैं भीमरथ, महाभवगुप्त द्वितीय भीमरथ। बताया था मैंने कि ये ययाति नगर को, ययातिपुर को ये अपनी राजधानी बना लेंगे। जो भीमरथ के बारे में आप याद रखेंगे, ये बहुत सारी अपने लिए बहुत सारी ये उपमाएं लेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कहवाएंगे अपने ताम्रपत्रों में।
उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, इन्होंने संज्ञा ली पृथ्वी का भूषण और कली का कल्प वृक्ष। पृथ्वी का भूषण और कली का कल्प वृक्ष। इसके साथ साथ वो बहुत सारे और अपने ताम्रपत्रों में बहुत सारी चीजें कहवाएंगे अपने को, जैसे रत्न रूपी राजाओं में वह सर्वश्रेष्ठ रत्न था। ठीक है। इसके साथ साथ शत्रु समूह की समृद्धि का विनाशक, सुंदरता का मायने था, एपिटोम ऑफ ब्यूटी था ये, ऐसा इन्होंने अपने ताम्रपत्र में कहवाया गया है। अगर सुंदरता का कोई वो है, कोई उत्कृष्ट मानक है, तो वो कौन है? आपके भीमरथ। इन्होंने अपने ताम्रपत्रों में ऐसा कहाया है। उसके बाद, जिसके चरणों की सेवा में अनेक शासक लगे रहते हैं, जिसका चरित्र स्वच्छ पवित्र था और जिसने युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं के भाग्य को छीन लिया था, ऐसा उन्होंने अपने ताम्रपत्र में अपने बारे में कहवाया है। ये आप एक बार सुन लें। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके यही त्रिपुरी के कलचुरी शासक होंगे लक्ष्मण राज द्वितीय। ये दक्षिण कोसल के क्षेत्र में आक्रमण करेंगे, लेकिन इस आक्रमण में आपके भीमरथ पराजित नहीं होंगे। वो अपने साम्राज्य को इंटैक्ट रखने में, सुरक्षित रखने में सक्षम रहेंगे, अपना साम्राज्य बनाए रखेंगे। ये इनके बारे में एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इनके 3 पुत्र मिलेंगे आपको, धर्मरथ, नहुष और इंद्ररथ। ज्येष्ठ पुत्र धर्मरथ शासक बनेंगे अगले। धर्मरथ, महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ। आपको लग रहा होगा ये लेक्चर थोड़ा तेजी से कर रहा हूं, क्योंकि उसका रीजन है यार कि इतना आपका ये पोर्शन उतना ज्यादा वैल्यू होल्ड नहीं करता, तो सरसरी तौर पे ये देखना जरूरी है, तो वो सब चीजें पॉइंट देखते चले। महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ, इनकी राजमुद्रा में आपको क्या मिलेगा? राजमुद्रा में कमल पर विराजमान आपको लक्ष्मी, लक्ष्मी माता कमल पर ही विराजमान होती है। बिहार जी की किताब है उसमें ऐसा लिखा है। हो क्या रहा है, एग्जाम्स में बिहार की किताब से सीधा सीधा एज इट इज वर्बेटम उठा के बिल्कुल पूछ दे रहा है, इसलिए वैसा आपके दिमाग में अगर फीड होगा तो वहां पे जब ऑप्शन में दिखेगा तो आप इजिली कनेक्ट कर पाओगे, सही आंसर चूज कर पाओगे। इसलिए कोशिश करता हूं कि शब्दशः वैसे आपकी लाइनें उठा ली जाएं। इनका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इनका खंडपार ताम्रपत्र है। खंडपार ताम्रपत्र इनका पाप प्राप्त हुआ है माहुल पारा से। खंडपारा ताम्रपत्र प्राप्त कहां से हुआ है? माहुल पारा से इनका ये ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, ये याद रखेंगे आप। साथ ही साथ इनको एक जो मंदिर मिलेगा, ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख। ब्रह्मेश्वर मंदिर में एक शिलालेख है, उस शिलालेख में धर्मरथ को द्वितीय परशुराम की संज्ञा दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बारी इंडियन हिस्ट्री में भी कौन कौन राजाओं को परशुराम या द्वितीय परशुराम, भार्गव कहा गया है इत्यादि मिलता है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि धर्मरथ को ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख में द्वितीय परशुराम के रूप में संबोधित किया गया है। ये हो गया। उसके बाद ये अपने छोटे भाई, इनके 3 भाई, ये 3 भाई थे, धर्मरथ, नहुष और इंद्ररथ। अपने सबसे छोटे भाई इंद्ररथ के सहयोग से गौड़ साम्राज्य का पूरा विस्तार करेंगे और जीतेंगे। अब सीधी बात है, कोई भाई आपको वॉर में, साम्राज्य विस्तार में सहयोग करेगा तो उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देंगे। तो उस रिवॉर्ड के रूप में इंद्ररथ को ये कलिंग क्षेत्र का गवर्नर या तो फिर क्या वो नियुक्त कर देंगे, ये राज्यपाल नियुक्त कर देंगे कलिंग क्षेत्र का इंद्ररथ को। इंद्ररथ ऑलरेडी पावरफुल हो गए, उनको लगने लगा कि भाई अब तो मेरा पूरा होल्ड हो गया, और धर्मरथ का कोई पुत्र भी नहीं था। तो इस कारण से इंद्ररथ को लग रहा था कि सत्ता में उसकी दावेदारी सबसे ज्यादा है, सबसे योग्य, सबसे ज्यादा डिजर्विंग वही है। लेकिन होता क्या है, वही नियम, बड़ा भाई नहीं रहा तो अगला, उसके बाद जो भाई होगा वो शासक बनेगा। तो इसी के तहत शासक बनते हैं नहुष, महाभवगुप्त तृतीय नहुष। तो इनका शासनकाल अशांति से भरा रहेगा। अशांति से क्यों भरा रहेगा? क्योंकि वही इंद्ररथ से इनका सत्ता संघर्ष चलता रहेगा। इंद्ररथ सत्ता पे अपनी दावेदारी बार बार प्रस्तुत करता रहेगा और अंततः यही अशांति से भरा हुआ शासनकाल अंत होता है और इंद्ररथ इवेंचुअली शासक बन ही जाता है। अब यहाँ पे ये चैलेंज कर रहा था बार बार, सत्ता पे मेरी दावेदारी है। अब शासक बन गया तो प्रूव भी करना पड़ेगा ना कि भाई तुम जो बोल रहे थे योग्य थे,
तुम योग्य हो, तुम डिजर्विंग हो, तो प्रूव करो। तो इसका शासनकाल चुनौतियों से भरा रहेगा, चुनौतियों से भरा हुआ इसका शासनकाल रहेगा। और साथ ही साथ इसको बाह्य आक्रमण और अपने संबंधियों से भी इसका संघर्ष चलता ही रहेगा। हमने देखा था कि जो विचित्रवीर के पुत्र कौन थे, अभिमन्यु, जो हमने वहां पे देखा था आपके ययाति और विचित्रवीर हुए, विचित्रवीर के पुत्र हुए अभिमन्यु। तो इसका संघर्ष आपके अभिमन्यु से भी चलता है, अभिमन्यु संघर्ष चलेगा। साथ ही साथ आपके अब दक्षिण क्षेत्र में जो राजवंश हैं आपके, और भी राजवंश हैं, सबसे प्रमुख उनमें से कौन सा है, राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल के प्रथम के नेतृत्व में चोल सेना, परमार सेना और भोज सेना, तीनों सेनाएं, संयुक्त सेना, उसका नेतृत्व राजेंद्र चोल प्रथम करते हैं। तीनों की संयुक्त सेना अटैक करती है किस पे, इंद्ररथ पे। इंद्ररथ पराजित होता है बुरी तरह और वीर गति को प्राप्त होता है। यहाँ पे इंद्ररथ का चैप्टर खत्म हुआ। अब इसके बाद शासक कौन बनेगा, तो अभिमन्यु का पुत्र बनेगा। यहाँ पे आपकी अब अभिमन्यु, वहां विचित्रवीर वाली लाइन आ जाएगी, विचित्रवीर का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र चंडीहर ययाति। तो अगला शासक हो गया आपका महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर ययाति। अब पूरा साम्राज्य तहस नहस कर दिया है चोलों ने, भोजों ने, परिवार ने। तो ये जो कलिंग राजवंश था, इसका जो वैभव और समृद्धि खो गई थी, तो उसको पुनः उसका वैभव प्रदान करते हैं, खोया हुआ वैभव पुनः प्रदान करते हैं चंडीहर ययाति। यही इनका, इनके टाइम पीरियड में यही इनका मेन इनका कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद अगले शासक आ जाएंगे आपके उद्योत केसरी, महाभौगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी। इनकी माता का नाम हमको मिलता है, उनकी माता थी कोलावती। ध्यान रखेंगे क्या नाम था इनकी माता, कोलावती। इन्होंने कोसल यानी कि दक्षिण कोसल और उत्कल मतलब आपका कलिंग, दोनों क्षेत्रों में आपके उद्योत केसरी ने शासन किया। उसके बाद आ जाएंगे महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मेजय, इनका छिंदक नागवंशी, जो आपके दक्षिण में बस्तर में जो नागवंश रहेगा, छिंदक नागवंश के शासक सोमेश्वर देव से इनका युद्ध होगा। ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फिर दो आपके पुत्र होंगे आपके जन्मेजय चतुर्थ के, पुरंजय और कर्ण केसरी। तो कर्ण केसरी शासक बनेंगे और कर्ण केसरी इस वंश के अंतिम शासक रहेंगे। वही कलचूरियों से संघर्ष आपका जाजल्य देव प्रथम, और साथ ही साथ आपके कलिंग क्षेत्र में कौन सा वंश आ जाएगा, गंग वंश आ जाएगा। और गंग वंश के शासक होंगे अनंत वर्मन चोड़गंग। तो कलिंग क्षेत्र में अनंत वर्मन चोड़गंग ने पराजित कर दिया, और आपका जो दक्षिण कोसल यानी कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्र था, वहां पे आपके जाजल्य देव प्रथम ने इसके साम्राज्य पे कब्जा कर लिया। और इस प्रकार आपका कलिंग का जो सोमवंश है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अंतिम शासक कौन हुए, आपके कर्ण केसरी। अब इसके बाद देखते हैं आपका कांकेर का सोमवंश। कांकेर के सोमवंश हम लोग यूजली देखते हैं मध्य छत्तीसगढ़ के इतिहास में, लेकिन यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि सोमवंश एक स्ट्रेच में कंप्लीट चारों खत्म हो जाए। तो चौथा जो आता है आपका, जो सबसे लास्ट में शासन करेगा 12वीं से 14वीं शताब्दी में, तो वो होगा आपका कांकेर का सोमवंश। 12वीं से 14वीं शताब्दी में शासन करेगा। और शासन क्षेत्र क्या होगा आपका, इनका शासन क्षेत्र होगा, एक तो कांकेर हो गया, साथ ही साथ आपका सिहावा पर्वत का जो क्षेत्र है, जो कि धमतरी जिला के अंतर्गत आता है, उस क्षेत्र में ये आपका कांकेर का सोमवंश शासन करेगा। संस्थापक कौन होंगे, संस्थापक ध्यान रखिएगा, संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कांकेर के सोमवंश के संस्थापक मिलेंगे आपको सिंहराज। कौन संस्थापक कौन हुए, सिंहराज। और इस वंश की जानकारी प्राप्त कहां से होती है, तो इस वंश के मुख्य रूप से आपको 3 ताम्रपत्र या शिलालेख प्राप्त होंगे, उन्हीं से इस वंश की आपको जानकारी प्राप्त होगी। सबसे पहला हो जाएगा, ये वंश भी कालांतर में जाके 3 भागों में बढ़ जाता है और तीनों शाखाओं के आपको भिन्न भिन्न आपको अभिलेख और ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, उन्हीं से इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहला हो जाएगा आपका सिहावा ताम्रपत्र, ये कर्णराज का हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका तहनका पार ताम्रपत्र, ये बस्तर से प्राप्त होगा। ये किसका होगा, पंपराज का।
तीसरा होगा आपका कांकेर अभिलेख। कांकेर अभिलेख मिलेगा इस वंश के कांकेर के अंतिम शासक भानुदेव का कांकेर अभिलेख। ये तीनों आपको ये याद होने चाहिए और ये आपको संस्थापक ये आपको जरूरी तौर पर याद होना चाहिए। यही भानुदेव का जो कांकेर अभिलेख है ये जारी कब किया गया था? तो इस अभिलेख में शक संवत का प्रयोग किया गया। शक संवत किसने दिया था? कनिष्क ने दिया था 78 ईस्वी में। 78 तो शक संवत में 1242 में किया गया, 78 इसमें प्लस कर दो तो एक्चुअल टाइम पीरियड जो अभी कब आएगा 1320 में ये आपका कांकेर अभिलेख भानुदेव द्वारा जारी किया गया था। और इसी आपके कांकेर अभिलेख से, कांकेर शिलालेख से आपको पूरे इस वंश की पूरी आपको वंशावली प्राप्त होती है। एक और फैक्ट मिलता है जिसके बारे में वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट दिस फैक्ट कि कांकेर का जो सोमवंश था इस टाइम पीरियड पे स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था कि नहीं कर रहा था। कहीं कहीं हमको उल्लेख मिलता है कि संभवतः ये आपके कलचुरी राजवंश जो था उसके मांडलिक के रूप में शासन कर रहे थे। तो ये भी एक पॉइंट दिमाग में रखिएगा कि संभवतः कलचुरी राजवंश के मांडलिक के रूप में कांकेर का सोमवंश शासन कर रहा था। अब एक एक करके इस वंश का संस्थापक देखते हैं, उसके पहले पूरी एक वंशावली देख लेते हैं। संस्थापक कौन हुए? आपके सिंहराज। सिंहराज संस्थापक हुए। सबसे इंपॉर्टेंट, सिंहराज के बाद मिलेंगे व्याघ्रराज। व्याघ्रराज के बाद मिलेंगे आपको बोपदेव। बोपदेव के बाद ये राजवंश आपका जो पंपराज का जो तहनका पार ताम्रपत्र है उसी से हमको जानकारी मिलेगी कि 3 भागों में बढ़ जाएगा। 3 भाग क्या हो जाएंगे? एक तो आपका सिहावा क्षेत्र का हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा कांकेर जो मूल रूप से था, और तीसरा छत्तीसगढ़ के दक्षिण में बस्तर का क्षेत्र हो जाएगा। आपका जो आपका सिहावा क्षेत्र रहेगा वहां पे कर्णराज शासन करेंगे। कर्णराज का आपको सिहावा ताम्रपत्र प्राप्त होगा। सिहावा ताम्रपत्र होगा। यहाँ पे आपको कांकेर की शाखा में कृष्णराज शासन करेंगे। इसी वंश के अंतिम शासक आपको भानुदेव का कांकेर शिलालेख मिलेगा जिससे कि पूरी वंशावली प्राप्त होगी। वहां पे बस्तर में आपको सोमराज, फिर आपको वहां पे फिर पंपराज मिलेंगे और इनका यही पंपराज का आपको मिलेगा तहनका पार ताम्रपत्र। अब एक एक करके हल्का हल्का देख लेते हैं कि किन किन शासकों का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। सबसे पहले सिंहराज हो गए। तो सिंहराज तो सबसे पहले हो गए क्या? संस्थापक। मूल रूप से था क्या? अगर ये माना जा सकता है कि जो कांकेर का सोमवंश था मूलतः ये कलिंग क्षेत्र के यानी कि उड़ीसा के ही निवासी थे। जगन्नाथपुरी में ये सिंहराज रहा करते थे। इनको हो गया था कोढ़। ठीक है, इन्होंने सुना कि सिहावा क्षेत्र में एक तालाब है देव इंद्र करके, उस तालाब के पवित्र जल में स्नान करने से कोढ़ रोग से मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा इन्होंने सुना। तो ये जगन्नाथपुरी से कहाँ आए? सिहावा क्षेत्र में आए और इस देव इंद्र नामक तालाब में ये के पवित्र जल से स्नान करते हैं। और उस पवित्र जल से स्नान करने के बाद इनको कोढ़ रोग से इनको मुक्ति मिलती है। तो उसके बाद उनको ये एरिया बड़ा अच्छा लगता है, तो ये जगन्नाथपुरी वापस जाने के बजाय इसी क्षेत्र में रहना शुरू कर देते हैं और यहीं से आपका कांकेर के सोमवंश की स्थापना कर देते हैं। कौन? सिंहराज। तो इस तरह से आपका सिंहराज का देख लिया। सिंहराज के बाद आएंगे व्याघ्रराज। व्याघ्रराज के 2 शिलालेख मिलेंगे हमको, देवकूट और गुरूर। गुरूर ये आपका बालोद में मिलेगा। उसके बाद आएंगे बोपदेव। बोपदेव के बाद ये जो कांकेर का सोमवंश है 3 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जो बस्तर के शाखा के पंपराज हुए उनके ही तहनका पार ताम्रपत्र से ये जानकारी प्राप्त होती है। 3 शाखाएं बन जाती हैं। एक सिहावा क्षेत्र में शासन करेगी जहां पे कर्णराज हो जाएंगे, एक कांकेर क्षेत्र में वहां पे कृष्णराज, तीसरा आपका हो जाएगा बस्तर क्षेत्र में। एक एक करके तीनों शाखाओं को देखते हैं। कांकेर शाखा। कांकेर शाखा के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है हमको भानुदेव के कांकेर शिलालेख से। ठीक है, तो इस वंश के मतलब इस शाखा के पहले हो जाएंगे कृष्णराज। सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में उतना ही इसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है जितना सिरपुर को दे रहे हो भाई। वो उसको प्रायोरिटाइज करना है। जब वो सब अच्छे से याद हो जाए तो यहाँ के कुछ ब्रीफ आपके की नोट पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। तो पहले यहाँ पे हो जाएंगे कृष्णराज, फिर जैतराज,
कृष्णराज, जयतराज, फिर सोमचंद्र और अंतिम हो जाएंगे भानुदेव। नाम याद रखिएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। इसी आपके ये भानुदेव के कांकेर शिलालेख से हमको जानकारी प्राप्त होती है। एक कोई नायक वासुदेव थे, इन्होंने 3 मंदिर, एक भवन और दो तालाब का निर्माण कराया था। कहाँ कराया था, क्या कराया था, इसके संबंध में बहुत जानकारी प्राप्त नहीं है। दूसरी शाखा हो जाएगी सिहावा। सिहावा पर्वत क्षेत्र, धमतरी। सिहावा को इस शासन काल के टाइम में कहा जाएगा देवहद। क्या कहा जाएगा, देवहद। देवहद कहा जाएगा। कर्णराज यहाँ पे इसके इस अभिलेख से, सिहावा अभिलेख से हमको कांकेर शाखा की जानकारी प्राप्त होगी और सिहावा क्षेत्र को देवहद कहा जाएगा। और यही कर्णराज यहाँ इसी एरिया में 6 मंदिर का निर्माण करेंगे। कितने मंदिरों का, 6 मंदिर का निर्माण करेंगे। आउट ऑफ दो 6 मंदिर, जो 6वां मंदिर होगा वो उसकी पत्नी भोपल्ला देवी के नाम पे उस मंदिर का निर्माण करेंगे। ये हो गया। उसके बाद लास्ट शाखा आ जाएगी आपकी बस्तर शाखा। बस्तर यानी कि दंडकारण्य का क्षेत्र। तो यहाँ पे इस वंश के शासक मिलेंगे पंपराज। पंपराज का सबसे इंपॉर्टेंट मिलेगा हमको ये तहनका पार अभिलेख। ये तहनका पार अभिलेख मिलेगा। ये यहाँ तहनका पार से 2 ताम्रपत्र भी प्राप्त होंगे। ओके, इसी से उल्लेख हमको प्राप्त होगा कि एक ब्राह्मण होंगे लक्ष्मीधर। इस ब्राह्मण लक्ष्मीधर को जयपरा और चिखली नामक 2 ग्राम दान करने का हमको उल्लेख प्राप्त होता है। ये हो गया आपका बस्तर शाखा। एक और आपको मिलेगा, एक और ताम्रपत्र, मैथिली रामचरण दास द्वारा रचित एक ताम्रपत्र, उनके द्वारा लिखा गया हमको एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है 1707 में खैरागढ़ से। हमको ये ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है जो कि कलिंग के कांकेर के सोमवंश के शासकों द्वारा जारी किया गया था। और इसकी रचना किसने की थी, लिखा किसने था, मैथिली रामचरण दास। यहाँ पे आपका कलिंग का और कांकेर का सोमवंश कुल मिला के आपका कंप्लीट सोमवंश खत्म होता है। हमने सिरपुर और मैकल के क्वेश्चन आंसर उनके लेक्चर के सीरीज में देख लिए थे। यहाँ के क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए। ये क्वेश्चन लगाना आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को चीज़ें याद करने में, रिकॉल करने में बहुत हेल्प करेगी। और एक और चीज़ बोलूँगा, ये हमारा अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो रिवीजन का जो पार्ट है उसको अपने शेड्यूल में इंक्लूड करो। रिवीजन नहीं करोगे तो बचपन से सुनते आ रहे हैं आगे पाठ पीछे सपाट, उससे काम पूरा हो जाएगा गुड़ गोबर। वो नहीं करना है। अगर जितना भी टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं अभी यहाँ पे आपको ये नहीं बोलूँगा कि 6 घंटे पढ़ो, 8 पढ़ो, 12 पढ़ो, 14 पढ़ो। जितना भी निकाल पा रहे हो एटलीस्ट उसका 15 से 20% टाइम आप रिवीजन को, आप वो स्लॉट रिवीजन के लिए आप बुक करके रखो। जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करते चलो, तो ही वो चीज़ें आपको उसका पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। रिवीजन करो और हर बारी रिवीजन के साथ उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर 2 4 6 लगा ही लो। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आंसर जो लगा रहे हो इनको आप ईमानदारी पूर्वक लगाओ। और जो आंसर है यार उसको कमेंट में ज़रूर पोस्ट करो। और जो भी लेक्चर से संबंधित आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, तो वो फीडबैक ज़रूर दो। क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद फिर डिस्कशन सेशन में वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर दूंगा। तो लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।